हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद आरिफ, योर इंग्लिश टीचर। एंड आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन की थी आपकी फर्स्ट पोएम द टाइगर बाय विलियम ब्लेक। और आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं, इसके क्वेश्चंस को कर लेते हैं, इसके एक्सरसाइजेज को कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो गिवन है कि व्हाट डू दीज लाइंस मीन, टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। कुछ लाइंस हैं जो पोएम्स में से दी गई हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन जो है नीचे दो दो ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इसमें से द बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको फाइंड आउट करनी है और टिक करना है। तो आइए करते हैं। पहली लाइन जो दी गई है वो है टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। ये मैंने आपको एक्सप्लेन की थी जब पोएम मैंने एक्सप्लेन की। तो इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो सेकंड ऑप्शन में आ जाता है, द टाइगर्स ब्राइट ऑरेंज कोट and the energy it has given it an air of mystery and power in the darkness of the forest at night। बी देख लेते हैं। बी जो लाइन दी गई है वो है what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry। तो इसका जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमें मिल जाता है। और फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, द पोएट फील्स दैट द फ्राइटनिंग येट मैग्निफिसेंट फॉर्म ऑफ द टाइगर could only have been created by God or some other immortal power। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लाइन जो सी है वो दी गई है, इन वॉट डिस्टेंट डीप्स और स्काइज बर्न द फायर ऑफ दाइन आइज। इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो है हमें फर्स्ट ऑप्शन में मिलता है और फर्स्ट ऑप्शन है, द पोएट वॉन्डर्स वेयर द टाइगर कुड हैव बीन क्रिएटेड डिड इट्स पियर्सिंग फियरफुल आइज ओरिजिनेट इन सम डार्क डीप बर्निंग हेल और इन हेवन। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लाइन डी है, गिवन है। इसमें क्या है, ऑन वॉट विंग्स डेयर ही एस्पायर वॉट द हैंड डेयर सीज द फायर। तो इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो है हमें फर्स्ट ऑप्शन में मिलता है और फर्स्ट ऑप्शन है, द पोएट फील्स दैट ओनली अ पावरफुल क्रिएटर कुड हैव डेयर टू क्रिएट एंड फॉर्म द टाइगर। फिर आप ये शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं A2 में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इनको देख लेते हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है वो है, विच वर्ड्स इन द थर्ड स्टैंजा शो दैट द बीइंग दैट क्रिएटेड द टाइगर वाज रियली स्ट्रांग एंड अ मास्टर क्राफ्ट्समैन। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें पूछा गया है कि आपकी पोएम के थर्ड स्टैंजा के अंदर वो कौन से वर्ड्स हैं जिनसे आपको ये पता चलता है कि वो पावर जिसने टाइगर को क्रिएट किया है, बनाया है, दैट मीन्स द गॉड, वो वास्तव में स्ट्रांग है और मास्टर क्राफ्ट्समैन है। तो स्टूडेंट्स थर्ड स्टैंजा में इसके लिए जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो है could twist the sinews of thy art। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बी, What words in the fourth stanza compare the creator to a blacksmith। बी में क्या दिया हुआ है कि what word in the fourth stanza, यानी फोर्थ स्टैंजा के अंदर वो कौन से वर्ड्स हैं जो क्रिएटर को यानी गॉड को ब्लैक स्मिथ से कंपेयर करते हैं, उसकी तुलना करते हैं। स्टूडेंट्स ये वर्ड्स हैं, हैमर है, चेन है, फर्नेस है, एनविल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सी, what are the spears of the stars and what are the tears। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि स्पेयर्स ऑफ द स्टार्स क्या है और टीयर्स क्या है, यानी इस पोएम के अंदर स्पेयर्स ऑफ द स्टार्स किसको कहा गया है और टीयर्स किसको कहा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पेयर्स ऑफ द स्टार्स जो है वो स्टार लाइट को यानी तारों की रोशनी को कहा गया है और टीयर्स वर्ड का यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वो रेन के लिए या ड्यू के लिए, बारिश के लिए या ओस के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज़ डी, हु स्माइल्ड एंड व्हाट डिड ही स्माइल एट। यानी कौन मुस्कुराया और किस चीज़ पर मुस्कुराया। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि गॉड मुस्कुराया था, तो गॉड स्माइल्ड, ईश्वर मुस्कुराया, एंड ही स्माइल्ड एट हिज क्रिएशन ऑफ द टाइगर। और उसने जब टाइगर को बनाया तो टाइगर को बनाने के बाद वो मुस्कुराया। स्टूडेंट्स ये आंसर्स जो हैं मैंने लिख कर के आपको दिए हैं, यहाँ से ये आपकी स्क्रीन पर हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको नोट कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज़ A3, थिंक एंड आंसर दीज क्वेश्चन केयरफुली। हॉट्स, ये हॉट्स हैं। हॉट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। हॉट्स जो होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होता है।
इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं जिनका आंसर जो है आपको खुद अपने आप सोचकर देना होता है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ डज द पोएट कन्वे द फीलिंग दैट द क्रिएटर वाज अनअफ्रेड टू हैंडल द ड्रेडेड टाइगर वंस इट्स हार्ट स्टार्टेड बीटिंग। इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और इनके आंसर्स स्टूडेंट्स आपको अपने आप लिखने होंगे। हाउ डज द पोएट कन्वे, पोएट किस तरह से कन्वे करता है, डिलीवर करता है, हम तक पहुँचाता है, किसको, द फीलिंग, भावना को, फीलिंग्स को, उसकी अपनी एहसास को, दैट द क्रिएटर वॉज अनअफ्रेड टू हैंडल द ड्रेडेड टाइगर वंस इट्स हार्ट स्टार्टेड बीटिंग। यानी वो पोएट हमें किस तरह से बताता है कि क्रिएटर गॉड जो है जब उसने टाइगर को बना दिया, उसमें जान डाल दी और उसका हार्ट बीट करने लगा तो वो उससे डरता नहीं है। कौन, गॉड भी उससे डरता नहीं है। बी क्वेश्चन दिया गया है व्हाई इज द क्रिएटर ऑफ द टाइगर कंपेयर टू अ ब्लैक स्मिथ। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, कि क्रिएटर जो है, गॉड जो है, उसको ब्लैक स्मिथ से यानी लोहार से उसकी कंपेयरिंग, तुलना क्यों की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी है स्टूडेंट्स, why is it amazing that the creator made both the tiger and the lamb। ये हैरान करने वाली बात क्यों है कि द क्रिएटर गॉड जो है उसने टाइगर जैसे डरावने और विनाशकारी जो है एनिमल को बनाया है और वहीं उसने इनोसेंट लैम्ब को बनाया है, मासूम लैम्ब को बनाया है। लास्ट क्वेश्चन है हॉट्स का स्टूडेंट्स डी, इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट यूजेस द वर्ड कुड इन द लास्ट लाइन, इन द लास्ट स्टैंजा इन प्लेस ऑफ कुड ही यूजेस डेयर। यानी डियर चिल्ड्रन, पोएट ने फर्स्ट स्टैंजा और लास्ट स्टैंजा को सेम रखा है, बस एक वर्ड को चेंज किया है। उसने लास्ट लाइन में फर्स्ट स्टैंजा की जो पहला वर्ड है उसे डेयर को यूज़ किया है और कुड को यूज़ किया है, और लास्ट स्टैंजा द सेम रखा है उसने, और लास्ट लाइन का फर्स्ट वर्ड कुड की जगह उसने डेयर यूज़ किया है। वाई डू यू थिंक ही मेक्स दिस चेंज, आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसने ये चेंज किया है, यानी उसने ये चेंज क्यों किया है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है A4 जो आपका दिया गया है वो है द पोएम कंसिस्ट ऑफ 6 स्टैंजाज और क्वाट्रेन्स ऑफ 4 लाइन्स ईच। यानी इस पोएम के अंदर 6 स्टैंजाज हैं और हर एक स्टैंजा 4 लाइन्स का है जिसको क्वाट्रेन बोलते हैं। ईच क्वाट्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 कपलेट्स और 2 पेयर्स ऑफ राइमिंग लाइन्स। हर एक क्वाट्रेन के अंदर 2 लाइन जो हैं वो आपस में राइम करती हैं। उनके राइम क्या होता है स्टूडेंट्स, जो वर्ड होता है उसकी जो लास्ट साउंड होती है, ऐसे 2 वर्ड जो है राइमिंग वर्ड कहलाते हैं जिनकी लास्ट साउंड जो है सेम होती है, और या 2 से ज़्यादा वर्ड भी हो सकते हैं जिनकी लास्ट साउंड जो है वो सेम होती है, वो जो है राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे 2-2 लाइन कपलेट्स जो हैं, 2-2 लाइन जो हैं वो राइमिंग वर्ड्स हैं, उनके लास्ट वर्ड्स जो हैं राइमिंग लाइंस कहलाती हैं, वो आपको फाइंड आउट करनी है। अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड्स, मैं आपको बता देता हूँ वो राइमिंग वर्ड्स आपको अंडरलाइन करने हैं। तो फर्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड है ब्राइट, सेकंड लाइन में लास्ट वर्ड है नाइट। तो ब्राइट और नाइट की लास्ट साउंड जो है वो इट है, इसलिए दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। फिर थर्ड लाइन आई और सिमेट्री है, इस तरह से इसकी साउंड जो है सेम हो जाती है, और इसी तरह से स्काइज आईज सेम हो जाते हैं, इसी तरह से एस्पायर और फायर सेम हो जाते हैं, इसी तरह से हार्ट और आर्ट यानी आर्ट और हार्ट सेम हो जाते हैं, फिर इसी तरह से बीट और फीट सेम हो जाते हैं। फिर फोर्थ स्टैंजा के अंदर स्टूडेंट्स लास्ट वर्ड चेन और ब्रेन सेम राइमिंग वर्ड्स हैं, और फिर जो है ग्रास्प और क्लास्प राइमिंग वर्ड्स हैं। फिर जो है फिफ्थ स्टैंजा के अंदर स्पेयर्स और टीयर्स राइमिंग वर्ड्स हैं, फिर सी और दी राइमिंग वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, और इसके बाद जो है लास्ट स्टैंजा के अंदर ब्राइट और नाइट राइमिंग वर्ड्स हैं, और फिर आई और सिमेट्री राइमिंग वर्ड्स हैं। तो अब देखते हैं राइटिंग पोर्शन जो दिया गया है, इसके अंदर बी दिया गया है, व्हाट आर द अदर बिग कैट्स दैट लिव इन इंडियन फॉरेस्ट एंड नेशनल रिजर्व्स, फाइंड आउट अबाउट एनी वन ऑफ दैम एंड राइट अ पैराग्राफ और 2 अबाउट इट्स हैबिटेट, इट्स ईटिंग प्रेफरेंसेस, how to cares for its young and whether it is on the endangered or vulnerable list। स्टूडेंट्स ये जो वर्क है आपको राइटिंग का वर्क, ये एक तरह का एक्सप्लोरिंग वर्क है, आपको खुद से एक्सप्लोर करना है, इंटरनेट से या अदर बुक से या किसी से पूछना है, आपको अदर सोर्सेज का आपको यूज़ करना है, और वहाँ से आपको ये जानकारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और अपनी नोटबुक में लिखनी है। तो वो क्या करना है आपको स्टूडेंट्स,
व्हाट आर द अदर बिग कैट्स, यानी टाइगर जो है एक कैट की कैटेगरी में आता है। इसी तरह से दूसरी और भी बिग कैट्स होती हैं, उनको जो है जो इंडियन फॉरेस्ट यानी भारत के हिंदुस्तान के जंगलों में रहती हैं और नेशनल रिजर्व्स में रहती हैं। तो फाइंड आउट अबाउट एनी वन ऑफ देम, उनमें से किसी एक को जो है आपको फाइंड आउट करना है। वो एक जो है लायन हो सकता है, वो जो है पैंथर हो सकता है, एनी वन ऑफ देम, एंड राइट अ पैराग्राफ और टू अबाउट इट्स हैबिटेट, और इस एक या दो पैराग्राफ लिखिए इसके हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट यानी जहाँ पे ये पाया जाता है, जहाँ ये रहता है, इसका लिविंग प्लेस जो है, इसका रेजिडेंस जो है, उसको हैबिटेट बोलते हैं। इट्स ईटिंग प्रेफरेंसेस, क्या क्या चीज़ें खाना पसंद करता है। हाउ इट केयर्स फॉर इट्स यंग एंड वेदर इट इज़ ऑन द एंडेंजर्ड और वल्नरेबल लिस्ट, यानी ये किस तरह से अपने छोटे बच्चों की देखभाल करता है और ये एंडेंजर्ड यानी विलुप्ति के कगार पर है, ख़त्म होने के कगार पर है, या वल्नरेबल लिस्ट के अंदर है। वल्नरेबल लिस्ट क्या होती है स्टूडेंट्स? वल्नरेबिलिटी इज मेनली कॉज्ड बाय हैबिटेट लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्पीसीज होम, यानी हैबिटेट जो रेजिडेंस इनका होता है, जो लिविंग प्लेस इनका होता है, रिजाइडिंग प्लेस इनका होता है, वो जैसे कि टाइगर जो है जंगल में रहता है, तो टाइगर को जो सेव टाइगर मूवमेंट भी चला है और सेव टाइगर के ऊपर बहुत सारी पोएम है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे सेव टाइगर कहकर ये बताया गया है कि अगर हम टाइगर और टाइगर के हैबिटेट को यानी जंगलों को छोड़ देंगे उसके घर के लिए, बिकॉज पीपल क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि जंगलों को काटकर वहाँ पे मकान बना रहे हैं, फैक्ट्रीज़ बना रहे हैं, जिससे कि टाइगर का जो लिविंग प्लेस है वो ख़त्म होता जा रहा है, जो उसका रिजाइडिंग प्लेस है वो ख़त्म होता जा रहा है, उसका हैबिटेट ख़त्म होता जा रहा है। तो ये बताना है ऐसे जानवर जिनका हैबिटेट ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे, वो वल्नरेबल लिस्ट में आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन का। तो सी इसमें दिया गया है राइटिंग में सी, और वन क्या है? ऑल दीज वर्ड्स एंड विद ट्राई, रीड एंड प्रोनाउंस दैम करेक्टली एंड सम मोर सच वर्ड्स इन द ब्लैंक्स। व्हाट डू यू थिंक इज द जनरल प्रोनाउंसिएशन रूल फॉर वर्ड्स एंडिंग इन ट्राई? हाउ आर द वर्ड्स ट्राई एंड रिट्राई डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो, यानी ट्राई को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, जैसे मैं अभी ट्राई आपको प्रोनाउंस करके बता रहा हूँ, और ट्राई का यही सेम प्रोनाउंसिएशन जो है एक वर्ड रिट्राई है इसमें लिया गया है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे वर्ड ऐसे जहां TRY तो यूज़ होता है मगर उसको ट्राई नहीं बोलते, उसको डिफरेंटली प्रोनाउंस किया जाता है। तो वो वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, इसी में आपको 4 ब्लैंक्स भी दिए गए हैं, जिसमें 4 ब्लैंक्स में आपको वर्ड्स अपने आप से फिल करने हैं। मैं एक बार आपको गिवन वर्ड्स रीड कर देता हूं, जैसे एंसेस्ट्री है तो यहाँ पे TRY को ट्राई नहीं कहा गया है, ट्री कहा गया है, एंसेस्ट्री। आर्टिस्ट्री, केमिस्ट्री, एंट्री, फॉरेस्ट्री, गैलेंट्री, जेंट्री, इंडस्ट्री, पैंट्री, पपेट्री, सेंट्री, विंट्री। और यहाँ 4 ब्लैंक्स भी स्टूडेंट्स आपको दिए गए हैं जिसमें आपको अपने आप वर्ड्स को फिल करना है। C2 दिया गया है, ऑल दीज वर्ड्स हैव अ डबल M in them, read pronounce them correctly, read and pronounce them correctly, complete the words in the blanks। इसमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो इनकम्प्लीट करके दिए गए हैं, उनको आपको कंप्लीट करना है। और यहाँ जो वर्ड्स दिए गए हैं उसमें डबल M यूज़ किया गया है, लेकिन उस डबल M के साथ उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं उस पर स्ट्रेस आता है या नहीं आता है। वर्ड्स गिवन जो हैं उनको मैं आपको प्रोनाउंस करके दे देता हूँ, और जो वर्ड्स इनकम्प्लीट हैं उनकी स्पेलिंग आपको इंटरनेट से या डिक्शनरी से सर्च करके अपने आप फिल करनी है। कुछ ब्लैंक्स भी दिए गए हैं जहाँ आपको अपने आप वर्ड्स को फिल करना है। तो पहला वर्ड है एकोमोडेट, फिर अमोनिया दिया गया है, क्लैमी है, फिर ब्लैंक करके दिया गया है एक वर्ड को, इनकम्प्लीट वर्ड है, फिर इनकम्प्लीट वर्ड है, कमांडियर है, कमिट है, कमिट को फिर दिया गया है इनकम्प्लीट वर्ड करके, फिर कॉमन है, फिर एक इनकम्प्लीट वर्ड है, फिर इनकम्प्लीट वर्ड है, फिर डायलेमा है, फिर इनकम्प्लीट वर्ड है, फिर इनकम्प्लीट वर्ड है, और फिर एक इनकम्प्लीट वर्ड है।
इसके बाद इमेंस है, फिर एक इनकम्प्लीट वर्ड है, फिर प्रोग्राम इनकम्प्लीट करके दिया गया है, और इसके बाद जो है आपको इनकम्प्लीट वर्ड्स हैं। इसमें से कुछ वर्ड्स आपको जो है पोएम के अंदर भी मिल जाएंगे, और बाकी कुछ वर्ड्स के लिए आपको डिक्शनरी या अदर सोर्सेज का यूज़ करना होगा। तो ये जो है एक्सप्लोर टाइप एक्टिविटी हो जाती है स्टूडेंट्स, आपको करना चाहिए, इससे आपकी नॉलेज एनहांस होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट जो है वोकैबुलरी के जो है 2 क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे, डी करके, D1 और D2 करके, जिसमें D1 क्या है, मैच द फॉलोइंग विद देयर सिनोनिम्स। सिनोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स, वो ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड जो सेम मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनकी सेंस सेम होती है, ऐसे वर्ड सिनोनिम या पर्यायवाची कहलाते हैं। तो फर्स्ट वर्ड जो है यहाँ पे 2 टेबल्स दी गई हैं, एक में ABCDEFGH दिया गया है, और दूसरी तरफ जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया गया है, और आपसे कहा गया है कि जो ABCDEFGH के वर्ड्स हैं उनको 1 2 3 4 5 6 7 8 में दिए गए वर्ड्स में से सिनोनिम छांट के उसको मैच करना है आपको। तो फर्स्ट वर्ड जो ए में दिया गया है वो सिमेट्री है, और सिमेट्री का सिनोनिम इसमें 5th वर्ड है प्रोपोर्शन। सिमेट्री का मीनिंग होता है सममिति या संतुलन, और प्रोपोर्शन का मीनिंग भी सममिति और समानुपात होता है। नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट्स इमोर्टल है, और इमोर्टल को यहाँ पे जो दिया गया है वो 7th वर्ड है परपेचुअल। इमोर्टल अमर को कहते हैं, और परपेचुअल का मीनिंग भी सदा के लिए यानी अमर ही होता है। सी एस्पायर, एस्पायर का मतलब होता है इच्छा करना, और यहाँ जो है इसका सिनोनिम जो है वो 8th वर्ड है, लास्ट वर्ड जो है यर्न जो है उसका मतलब भी इच्छा करना होता है। फिर डी सिन्यू दिया गया है, सिन्यू मांसपेशी होती है एक तरह की हमारी बॉडी के अंदर, और इसका जो सिनोनिम हमें मिलता है स्टूडेंट्स वो फर्स्ट वर्ड है हमारा टेंडन। टेंडन का अर्थ भी मांसपेशी होता है। नेक्स्ट फिर ई दिया गया है ट्विस्ट। ट्विस्ट का मतलब होता है कोई भी मोड़, जैसे क्रिकेट के अंदर कमेंट्री अक्सर करते हुए कि एक कोई कैच होता है, उस कैच की वजह से पूरे मैच का रिजल्ट बदल जाता है, तो उसको बोल सकते हैं कि इस मैच का ट्विस्ट उस कैच के अंदर था। तो ट्विस्ट यहाँ पे दिया गया है। ट्विस्ट का जो सिनोनिम है स्टूडेंट्स वो टर्न पे आता है, TURN टर्न, थर्ड वर्ड दिया गया है। फिर ड्रेड वर्ड है स्टूडेंट्स, और ड्रेड का जो सिनोनिम है वो यहाँ पे दिया गया है फियर, क्योंकि ड्रेड और फियर आपस में डर वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, डर सेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर टेरर वर्ड दिया गया है, टेरर का मतलब होता है आतंक, और इसका सिंपली आप ढूंढ लेंगे स्टूडेंट्स हॉरर होता है। और फिर एक वर्ड दिया गया है डेयर, साहस और ख़तरे को बोलते हैं, और इसका जो सिनोनिम है वो रिस्क वर्ड है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं D2 दिया गया है, मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द सिमिलीज। यहाँ पे सिमिलीज दी गई हैं, और यहाँ पे भी 2 टेबल हैं, और उसमें आपको जो है दोनों को मैच करना है। जो फर्स्ट दिया गया है ए वो है एज हंग्री, और इसको स्टूडेंट्स मिला दीजिए आप सीधा सीधा 6 से एज अ वुल्फ, चूँकि वुल्फ जो होता है भेड़िया, इसको हम यूज़ करते हैं एज हंग्री एज वुल्फ, यानी ऐसे भूखा जैसे मानो एक भेड़िया हो। बी जो है एज प्रोटेक्टिव, एज प्रोटेक्टिव को स्टूडेंट्स मिला दीजिए एज अ मदर हैंड। प्रोटेक्टिव का मतलब होता है हिफाजत करना, यानी किसी को हम कह सकते हैं कि ये ऐसे हिफाजत करता है जैसे एक मदर हैंड करती है। मदर हैन कैसे हिफाजत करती है स्टूडेंट्स, जब वो किसी चील को या किसी कौवे वगैरह को देख लेती है और उसके पास जो है उसके छोटे छोटे से चूजे होते हैं, तो वो उनको अपने पंखों में हाइड कर लेती है, छिपा लेती है। सी दिया हुआ है एज कॉन्टेंटेड, इसको मिला दीजिए स्टूडेंट्स आप फर्स्ट से एज अ कैट दैट इज लिक्ड द क्रीम, यानी कंटेंटेड जो बोलते हैं संतुष्ट को बोलते हैं, और इतना संतुष्ट जैसे जब बिल्ली जो है उसका पेट भर जाता है तो फिर वो कहीं मुंह नहीं मारती इधर उधर, किसी चीज़ को छेड़ती नहीं है अगर उसका पेट भरा हुआ हो। तो नेक्स्ट जो है एज जेंटल, डी में दिया गया है स्टूडेंट्स यहाँ पे एज जेंटल, जेंटल सज्जन को कहते हैं, इसको आप सीधा सीधा मिला दीजिए एज द आइज़ ऑफ अ डो, यानी हिरनी जो होती है, हिरनी की आंखें बहुत मासूम होती हैं, सज्जन दिखाई देती हैं, कोई भी उनमें चतुराई दिखाई नहीं देती है। ई में दिया गया है एज शार्प आइड, जिसकी आंखें बहुत तेज़ हों, और ये आंखें ईगल के अलावा किसकी हो सकती हैं, एज एन ईगल चील, चील काफ़ी दूरी से अपने
अपने शिकार को साफ साफ देख लेती है और उसको एम कर लेती है। एफ दिया गया है एज फ्री को मिला दीजिए स्टूडेंट्स। एज अ बर्ड से आप फोर्थ जो है एज अ बर्ड यानी ऐसे आज़ाद जैसे कि एक बर्ड एक चिड़िया हो। फिर दिया गया है जी में एज टायर्ड थका हुआ दिया गया है स्टूडेंट्स, इसको आप सीधे सीधे मिला दीजिए। एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन ऐसा जानवर जिस पे बोझ लाद दिया गया हो। एच फिर देख लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ एज इनोसेंट दिया गया है और एज इनोसेंट को आप सीधे सीधे मिला दीजिए एज अ न्यू बोर्न लैम्ब से, यानी कि ऐसे जैसे अभी अभी पैदा हुआ मेमना, उसको मासूम बोलते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो है वोकैबुलरी के, स्पेलिंग के और क्वेश्चन आंसर्स आपके हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर की ग्रामर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।